आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 में टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे। उसमें साइंस के टोटल पूछे गए थे 105 क्वेश्चन, जिसमें कि बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन थे 51 क्वेश्चंस। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग अराउंड 50% के आसपास बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को साइंस में बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे विथ कंप्लीट डिटेल्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएस, एलएमटीएस, सीपीओ, जीडी, सभी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते रहेंगे। और जिस भी टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी टॉपिक यहाँ पे आप लोग को मिलता रहेगा। तो इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी आप वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहां से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, बेनिफिट हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस मोनोसियस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोनोसियस को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्लावर्स हैविंग बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें एंड्रोसियम यानी मेल गैमेट और गाइनेसियम यानी फीमेल गैमेट, ये दोनों एक ही फ्लावर्स पे प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, वैसे फ्लावर को बोलते हैं मोनोसियस। तो गैमेट के बेसिस पे दो तरह के प्लांट्स होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस। तो मोनोसियस ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें बोथ फीमेल और मेल सेक्सुअल ऑर्गन सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, वैसे प्लांट को बोला जाता है मोनोसियस। और इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट्स होता है वो उसका लोकेशन है जो डिफरेंट हो सकता है, यानी एक ही प्लांट पे अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो प्लांट सेम ही होगा। तो वैसे प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा, चारा, कोकोनट एक्सेट्रा। उसी तरह से डायोसियस प्लांट्स होते हैं। तो इस प्लांट्स में क्या होता है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट जो होगा वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रोड्यूस होगा। इसका एग्जांपल है स्पिनेच, ज्यूनिपर, बुशेस, मेलवेरी, मिस्टलटो, पपाया एक्सेट्रा। तो ये सब जो होते हैं वो डायोसियस प्लांट्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, हुवारिया हेप्टेनेरियन विच हैज बिकम इंडेंजर्ड इज अ स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हवारिया हेप्टेनेरॉन जो लुप्त प्राय हो गया है वो निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये ग्रास की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। संगठन के ग्रेड और इसके उदाहरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें दिया गया है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है यूप्लेक्टेला का, तो ये रॉन्ग है। इसका जो यूप्लेक्टेला का जो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेलुलर होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि सेल का जो अरेंजमेंट, सेल जो अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट टाइप्स से ऑर्गेनिजम्स में, उस लेवल को कहते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे कि क्या होता है, सबसे बेसिक यूनिट जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है, सेल होता है। ह्यूमन बॉडी नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। और बहुत सारे सेल के मिलने से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। यहाँ पे टिश्यू बनेंगे, और बहुत सारे टिश्यू को मिलने से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन को मिलने से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो क्या होता है कि किसी की कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ सेल बन कर रह जाता है, आगे का जो फर्दर प्रोसेस होता है टिश्यू बनने का, ऑर्गन बनने का, ऑर्गन सिस्टम बनने का, ये सारा प्रोसेस नहीं हो पाता है। और किसी में क्या होता है कि सेल बनते हैं और टिश्यू बनते हैं, उसका आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है। और किसी में क्या होता है, सेल बनेगा, उसके बाद टिश्यू भी बनेगा, उसके बाद ऑर्गन भी बनेगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है। तो इस तरह से जिस तरह से
सेल का अरेंजमेंट होता है उसका लेवल होता है। अगर सेल लेवल का बनेगा तो बोलेंगे सेलुलर, टिश्यू लेवल का बनेगा यानी सेल बनेंगे उसके बाद टिश्यू बनेंगे, इसके आगे नहीं बनेगा तो उसे बोलते हैं टिश्यू लेवल का। उसके बाद अगर ऑर्गन लेवल तक बन पाता है तो उसे ऑर्गन लेवल बोलते हैं, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसे बोलते हैं? तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी एक सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें क्या होता है, कैसा होता है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? उसमें होता है प्रोटोप्लाज्मिक। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो ये सपोज सेल है तो सेल का जो अंदर का पार्ट होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड होते हैं, उसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरह से सिर्फ इसमें सिंगल सेल ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल सेल होगा, उसका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिंगल सेल होंगे वो आता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एटसेट्रा, जिसमें सिंगल सेल होते हैं उसके बॉडी में। तो ये सब जो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम है वो किस में आते हैं, किसके एग्जाम्पल्स में आएंगे? तो ये आएंगे, तो ये सभी अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सभी आते हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी हैं। तो उसमें जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम में आ जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सब हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि सिर्फ इसमें क्या होंगे, एक सेल से ज़्यादा होंगे सेल, लेकिन ये भी सिर्फ सेल ही बना पाते हैं, उसके आगे का प्रोसेस इसमें नहीं हो पाता है। तो उसका एग्जाम्पल्स है पोरीफेरा, ये एनिमेलिया जो किंगडम है। तो ये जो पोरीफेरा है वो क्या है, एनिमेलिया किंगडम के अंदर ये फाइलम है। किंगडम के बाद क्या होता है, फाइलम। जैसे कि जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है, सबसे पहले किंगडम, उसके बाद क्या होता है फाइलम, उसके बाद होता है क्लास, इस तरह से आगे फर्दर इसका डिवीजन होता है। तो सबसे पहले किंगडम, तो किंगडम के अंदर हो जाता है एनिमेलिया और उसके अंदर फाइलम में आता है पोरीफेरा। तो सेलुलर लेवल जो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें कौन सा किसका एग्जाम्पल आएगा, वो आएगा पोरीफेरा का, जिसमें कि कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें स्पॉन्ज है, साइकन है, यूप्लेक्टेला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूप्लेक्टेला किसका एग्जाम्पल है, सेलुलर लेवल का है। तो इसलिए जो ऑप्शन दिया गया था, सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया था उसमें टिश्यू लेवल दिया गया था, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो यूप्लेक्टेला होता है वो प्रोटिस्टा फाइलम से बिलोंग करता है। सॉरी, यूप्लेक्टेला है जो किससे बिलोंग करता है, पोरीफेरा फाइलम से, एनिमेलिया किंगडम के अंदर। और ये इसका जो लेवल होता है ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो होता है सेलुलर। उसके बाद है टिश्यू लेवल का। तो टिश्यू लेवल का जो होगा उसमें क्या होगा, सेल बनेंगे, उसके बाद सेल बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। तो इस तरह से इसे बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किसका एग्जाम्पल आता है, इसमें कनाइडेरियंस का एग्जाम्पल आएगा। कनाइडेरियंस ये भी एनिमेलिया किंगडम के अंदर फाइलम है कनाइडेरियंस, उसमें वो आ जाएगा टिश्यू लेवल में। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जेली फिश, कोरल्स, ये सभी कनाइडेरियंस में आते हैं। उसके बाद है ऑर्गन लेवल। तो इसमें क्या होगा, सेल बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, उसके बाद ऑर्गन बनेगा। तो इसलिए इसे बोलेंगे ऑर्गन लेवल का ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेटीहेलमिन्थस, ये भी फाइलम है एनिमेलिया किंगडम के अंडर में। इसके एग्जाम्पल्स है फ्लैटवर्म्स। और लास्ट ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि सेल, इसमें कंप्लीट इसमें डेवलपमेंट होता है, सेल का भी होगा, टिश्यू का होगा, ऑर्गन का होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम का होगा। तो ये सभी किस में आ जाएंगे, ये इसमें जैसे कि ब्लैडर है, किडनी है, यूरेटर्स है, ये सभी जो जिस ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट डेवलपमेंट जिसका होता है सारे ऑर्गन्स का, वो सभी आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम में। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमेलिया किंगडम के अंदर वर्टिब्रेट्स होता है फाइलम, वो सभी आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम में, क्योंकि जो ऑर्गन उसमें वो सारे में क्या होता है कि सारे तरह का जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, अच्छे से वो सभी डेवलप्ड होते हैं। इसीलिए वो सभी आ जाएंगे, वर्टिब्रेट्स जो हैं वो सभी आ जाएंगे किस में, आ जाएंगे ऑर्गन सिस्टम में। तो ये था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो
5 किंगडम क्लासिफिकेशन से है और इस टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ाया है अच्छे से, तो उस वीडियो को आप साइंस के प्लेलिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उस टॉपिक को ज़रूर देखें, उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, Which condition, also known as jaundice icterus, causes yellowing of your skin and the whites of your eyes? कौन सी स्थिति, जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है, आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद का कारण बनती है? तो ये जो येलोइंग है, तो इससे आपको हिंट मिल रहा है कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो होता है उसे इक्टेरस भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें स्किन आइज है और ये सब, और म्यूकस मेम्ब्रेन है जो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। और ये क्यों होता है, ये बॉडी के अंदर जब टू मच बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन है जो बनना शुरू हो जाता है, इसके कारण जॉन्डिस होता है, उसका सिम्टम दिखता है। और बिलिरुबिन क्या होता है, तो ये बाई प्रोडक्ट होता है जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं जो लीवर के अंदर प्रोसेस होते हैं, वो सभी जब डेड होते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उसी से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। तो जॉन्डिस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें जब बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं जो ब्रेकडाउन होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल है जो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। तो उसके कारण क्या होता है, जो लीवर होता है वो ओवरलोडेड हो जाता है और डैमेज हो जाता है, उसके कारण जॉन्डिस का सिम्टम दिखना शुरू होता है। या फिर इसके और भी कारण हैं, जैसे ब्लड डिजीज अगर होंगे उससे भी जॉन्डिस का सिम्टम दिखेगा, जेनेटिक सिंड्रोम के कारण होगा, लीवर डिजीज होंगे जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट्स या फिर इन्फेक्शंस, ये सभी भी रीजन होते हैं जॉन्डिस के सिम्टम दिखने का। उसके बाद है इसका सिम्टम क्या क्या होता है, तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि स्किन और आईज येलो होने लगते हैं, और इसमें और भी सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो ईचिंग होगा, डार्क यूरिन होगा, पेल स्टूल्स होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वेट लॉस, नौसिया और वोमिटिंग और फीवर भी, ये सभी भी सिम्टम होते हैं जॉन्डिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फैट्स एंड ऑयल्स गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड्स। तो फैट्स एंड जो ऑयल्स होते हैं वो एयर के साथ जब एक्सपोज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। उसके कारण ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन है जो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेड्यूस होता है, तो यहाँ पे रेड्यूस नहीं होगा, इसमें ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं रैंसिडिटी, और इसके कारण क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल्स में एक अनप्लीजेंट सा स्मेल डेवलप हो जाता है, और इस तरह से फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following can be represented as a functional unit of nature? निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता क्या है, तो इकोसिस्टम एक कम्युनिटी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसके साथ जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसी को बोलते हैं, उसी कम्युनिटी को बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो नॉन लिविंग होता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, वो दोनों का जो कम्युनिटी होता है उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम है जो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और लैंड और वाटर में भी हो सकते हैं ये। इस इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो बायोटिक होता है, बायोटिक फैक्टर होता है इसमें, और एबायोटिक फैक्टर्स होता है। बायोटिक में क्या क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, और एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, फिजिकल कंडीशंस जैसे कि रॉक्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब इकोसिस्टम में जो इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, उस इंटरेक्शन के स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। और जो सर आर्थर टैंसले जो थे, उन्होंने इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया था 1935 में, और अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी वर्ड को दिया था, इसमें रिलेशनशिप को बताया था बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और उसके इन्वायरमेंट के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एप्स, किन जीवों को एप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बर्ड्स। तो एप्स में किसे रखा जाता है, बर्ड्स को। तो एप्स होता क्या है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया किंगडम जो होता है उसमें एनिमेलिया किंगडम के अंदर जो फाइलम होते हैं वर्टिब्रेट्स फाइलम होते हैं, उसके अंदर क्लास होता है एप्स का। तो ये होता है एप्स का इंट्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन 5 क्लासेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से मिलेगा। तो मैंने उसका वीडियो अलग से बनाया है डिटेल में, तो उसे आप साइंस के पेज से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, उसे मैं ब्रीफ में यानी शॉर्ट में डिस्कस करूँगी, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। तो इसलिए आप डिटेल में देखने के लिए उस वीडियो को साइंस के पेज से देख सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एप्स का ये था इंट्रोडक्शन। अब एप्स के बारे में देख लेते हैं, इसका फीचर क्या क्या होता है। तो इसमें फीडर प्रेजेंट होते हैं जो कि यूज किया जाता है उड़ने के लिए, और एक एक्सेप्शन होता है इसका, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते लेकिन एप्स के अंदर ही आते हैं वो। इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, ये एक्सेप्शन में आता है। इसमें चोच होते हैं, बिक्स होते हैं। इसमें जो फोरलिम्ब होता है मॉडिफाई होता है विंग्स में, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि ये विंग्स है जो इसका फोरलिम्ब होता है। जिस तरह से हम लोग का हैंड होता है उसी तरह से इसका जो फोरलिम्ब होता है वो मॉडिफाइड होता है विंग्स में, और जिसका हिंडलिम्ब होता है वो उसमें क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और वो मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग के लिए। तो ये इसका हिंडलिम्ब है और ये इसका फोरलिम्ब है जो कि मॉडिफाइड है विंग्स में। उसके बाद इसका जो इंडोस्केलेटन होता है, यानी जो अंदर का बोन होगा, इंटरनल बॉडी पार्ट में जो बोन होंगे वो बिल्कुल बोनी होते हैं, ओसिफाइड होते हैं। और जो लॉन्ग बोन्स होता है वो हॉलो होता है, यानी उसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं न्यूमेटिक। और ये हल्के इसलिए होंगे, हॉलो इसलिए होंगे ताकि उड़ने में आसानी हो, जो एप्स है, बर्ड्स है, उसका बॉडी हल्का फील हो। और इसका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं जो कि, और होम्योथर्मिक एनिमल्स किसे बोला जाता है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं, उसे बोला जाता है वार्म ब्लडेड। तो एप्स है जो वार्म ब्लडेड में आता है। इसका एग्जांपल है क्रो हो गया, जिसे कॉल्बस बोलते हैं, कोलंबा हो गया, पिजन बोलते हैं, पिस्टिक्यूला हो गया जो जिसे पैराकिट बोलते हैं, एस्ट्रोथियो हो गया, ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ये सभी बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो एप्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्पीसीज इन नोन एज ब्लैक लेपर्ड पर्ल ओस्टर फाउंड इन द इंडो पैसिफिक विद इन ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर इंडो पैसिफिक में पाए जाने वाले ब्लैक लिप्ड पर्ल सीप के रूप में कौन सी प्रजाति जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पिंकटाडा मार्गेटिफेरा। तो जो ब्लैक लेपर्ड पर्ल ओस्टर हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पिंकटाडा मार्गेटिफेरा, वो पाए जाते हैं, वो एक स्पीसीज होते हैं किसका, पर्ल ओस्टर का, जो कि पाए जाते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशियन के मिलने से जो रीजन बनता है, उस रीजन में ये पर्ल ओस्टर पाए जाते हैं। और ये पार्टिकुलरली कहाँ पे, ट्रॉपिकल कोरल रीफ में पाए जाते हैं, यानी कि जो ट्रॉपिकल पार्ट होता है उसके वहाँ पे ये कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। इस तरह के होते हैं कोरल रीफ, इस तरह के पाए जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चमेलियन। तो ये चमेलियन है जो किस में आता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है। और ये जो चमेलियन है वो किस में आता है, वो आता है रिप्टाइल्स में। ये एक ट्री लिजर्ड होते हैं, जो चमेलियन है वो रिप्टाइल्स में आता है, और ये ट्री लिजर्ड होते हैं एक तरह से, उसे बोला था चमेलियन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसे इक्टोथर्म्स भी बोला जाता है,
ये कैसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी, जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, फ्लैक्चुएट करता रहता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हुआ तो इनका भी टेम्परेचर कम होगा बॉडी का, और ज़्यादा है तो इनका बॉडी का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर है जो फ्लैक्चुएट करता रहता है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स भी क्या है, एनिमलिया किंगडम के अंदर जो वर्टिब्रेट्स ये है, फाइलम है, उसके अंदर क्लास होता है रेप्टाइल्स का। तो इसमें क्या, रेप्टाइल्स में क्या क्या आता है, स्नेक है, लेजर्ड है, टर्टल है। उसी तरह से इसमें चैमेलियन भी इसी रेप्टाइल्स के ग्रुप में आता है। उसके बाद एम्फीबियंस, ये भी क्लास है एनिमलिया किंगडम के जो वर्टिब्रेट फाइलम है उसके अंडर में। तो इसके अंदर आते हैं फ्रॉग्स, टोड्स, ये सभी। और फिश भी कोल्ड ब्लडेड में भी आता है, और इंसेक्ट भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ही आते हैं। उसके बाद है ये टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करते हैं। तो रेगुलेट ये किस तरह से करते हैं, तो कोल्ड होगा तो सन में वॉस्किंग करेंगे, सनलाइट में रहना पसंद करेंगे। और जब वार्म होगा क्लाइमेट, यानी गर्मी का जो सीजन होता है, उसमें वो शेड में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अपोजिट होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिसे इंडोथर्म्स बोलते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं, और इन्वायरमेंट में कैसा भी टेम्परेचर हो, ज़्यादा हो या फिर कम हो, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। तो ये किस तरह से ये बनाए रखते हैं, तो ये कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं अंदर में, बॉडी के अंदर में, जिसके कारण इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसका एग्जांपल्स है मैमल्स, जिसमें ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स ये सब आते हैं, और बर्ड्स। ये दोनों किस में आते हैं, मैमल्स और बर्ड्स, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। इसका टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है, तो ये क्या करते हैं कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये इसमें क्या होता है, स्वेटिंग होता है। जिससे क्या होगा, जब स्वेटिंग होगा तो ये सपोज ये बॉडी है, तो यहाँ पे स्वेटिंग होगा तो बाहर में वाटर ड्रॉपलेट बॉडी सरफेस पे आएगा, और ये जब इवेपोरेट होगा तो ये टेम्परेचर कहाँ से लेगा, बॉडी के अंदर से लेगा। तो इसलिए इस तरह से क्या होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा, जब क्या होगा, जब गर्मियों का सीजन होगा तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट का ज़्यादा रहने से बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पाता। क्योंकि जब स्वेटिंग होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो इंटरनल बॉडी का है वो यहाँ से ले लेगा, जो वाटर ड्रॉपलेट जो आएगा स्वेटिंग के थ्रू वो ले लेगा। तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता है। और जब ठंड का मौसम होता है तो ये क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि शिवरिंग करने से हीट जनरेट होगा, और बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से ठंड के मौसम में शिवरिंग करके और गर्मियों के मौसम में स्वेटिंग करके ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, कांस्टेंट बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ऑफ एप्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एप्स की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दे गिव बर्थ टू लिव यंग वंस विथ सम एक्सेप्शन दो ले एग्स। तो ये जो फीचर है, ये जो कैरेक्टर है वो किसका है, ये मैमल्स का है। तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो एप्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते, वो क्या कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी एग्स अंडे देते हैं वो। तो इसीलिए ये हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा ये, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो एप्स के बारे में सारे कैरेक्टर्स को मैंने क्वेश्चन नंबर, इसके पहले जो एप्स का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें मैंने एप्स के बारे में सारे उसके फीचर को मैंने बताया था। तो ऊपर में आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 से ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, which cell organelles is defined as the small round organelle that undergoes oxidation reaction to produce hydrogen peroxide। किस सेल ऑर्गेनल को छोटे गोल ऑर्गेनल के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से गुजरता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पेरोक्सीजोम। तो पेरोक्सीजोम्स जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है जिससे कि प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल में, तो ये सपोज ये सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है और ये जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है जिसमें फ्लूइड लाइक का स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही क्या प्रेजेंस होता है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और ये यहाँ पे जो सेल टाइप है वो भी बताया गया है, यानी ये यूकैरियोटिक में होगा या फिर प्रोकैरियोटिक में होगा। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं। सपोज ये प्रोकैरियोटिक का सेल है और ये यूकैरियोटिक का सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। यानी इसमें जो न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का सारा जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सारा मिक्स होता है। और लेकिन जो यूकैरियोटिक होगा उसमें न्यूक्लियस होता है जो वेल डिफाइंड होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। इसमें न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल और जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है वो दोनों सेपरेटेड होते हैं। ये न्यूक्लियस का अंदर का मटेरियल हो जाएगा और ये साइटोप्लाज्म का मटेरियल हो जाएगा। तो इस तरह से यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। उसके बाद है न्यूक्लियोलस, ये भी यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे, इसका फंक्शन होता है राइबोसोम को बनाना। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, ये सभी तरह के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है, सेल का जो कंटेंट्स होता है वो कंटेन करने का काम साइटोप्लाज्म का होता है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन, ये भी यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं और इसका काम होता है स्ट्रक्चर, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करना। उसके बाद है राइबोसोम, ये सभी तरह के सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसका काम होता है प्रोटीन को बनाना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यूकैरियोटिक में होते हैं, इसका काम होता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, इसका काम होता है कि सेल को डिटॉक्सिफाई करना और लिपिड को बनाना। उसके बाद है गोल्गी अपरेटस, ये यूकैरियोटिक में होता है, इसका काम होता है सॉर्ट्स एंड शिप्स प्रोटीन, यानी कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, ये डिसाइड करने का काम होता है गोल्गी अपरेटस का। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में होता है, इसका काम होता है एनर्जी को बनाना। नेक्स्ट है लाइसोसोम, ये यूकैरियोटिक में और सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, इसका काम होता है अनवांटेड मटेरियल और वेस्ट को रिमूव करना। उसके बाद है पेरोक्सीजोम, ये यूकैरियोटिक में होता है, इसका काम होता है बायोकेमिकल पाथवे जिसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है उसे रेगुलेट करना। उसके बाद है वैक्यूल्स, ये यूकैरियोटिक में होता है, इसका काम होता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट को स्टोर करना। उसके बाद है वेसिकल्स, यूकैरियोटिक में होता है, इसका काम होता है सेल के अलग अलग पार्ट में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, ये सभी तरह के सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसका काम होता है सेल और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक फ्लेक्सिबल बैरियर प्रोवाइड करना, ताकि सेल का जो एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का जो मटेरियल है वो अंदर नहीं आ पाए, वो सेपरेट रहे सेल के अंदर वाले मटेरियल से और एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट और सेल के बीच में जो बैरियर प्रोवाइड करने का काम होता है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल, ये प्लांट में होते हैं प्रेजेंट, फंजाई और प्रोकैरियोट्स में होते हैं, इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना और एक रिजिड बैरियर प्रोवाइड करता है। ये सेल मेम्ब्रेन होता है जो थिन बैरियर होता है और सेल वॉल होता है जो रिजिड बैरियर होता है, यानी कि इस तरह से होगा, सेल मेम्ब्रेन पहले होता है, उसके बाद होता है उसके बाहर होता है सेल वॉल। उसके बाद है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, इसका काम होता है वाटर को स्टोर करना और टेम्परेचर प्रेशर को रेगुलेट करना। तो टेम्परेचर प्रेशर होता क्या है, तो ये सपोज सेल है, तो सेल में अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसे कहते हैं टेम्परेचर प्रेशर। तो इस प्रेशर को रेगुलेट करने का काम होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का। और लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, इसका काम होता है फूड को बनाना और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज गोनियोलिक्स बिलोंग्स टू, निम्नलिखित में से गोनियोलिक्स किस श्रेणी से संबंधित है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डायनोफ्लैजिलेट्स से। तो ये भी क्वेश्चन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से है। तो ये इसका डिटेल इसका भी वीडियो आप साइंस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हम लोग जो किंगडम प्रोटिस्टा है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, उसमें से हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रोटिस्टा किंगडम से पूछा गया है। तो इसमें देख लेते हैं, इसे अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है प्रोटिस्टा किंगडम को। तो सबसे पहला क्लास है प्रोटोजोन्स। इसमें अलग अलग तरह के प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एमेबोइड प्रोटोजोन्स, जिसमें कि सिरोपोडिया प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए और फीडिंग के लिए, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। उसके बाद है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना और ट्रैपनेसोमा। तो फ्लैजिला क्या होता है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं फ्लैजिला। ये भी मूवमेंट ये सब में हेल्प करता है। उसके बाद है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, इसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो सिलिया भी फ्लैजिला जैसा ही होता है, लेकिन सिलिया का जो साइज होता है बिल्कुल छोटा छोटा होता है। इस तरह से सिलिया, इसका साइज स्मॉल होता है, लेकिन ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं। उसके बाद है स्पोरोजोन्स, इसमें क्या होता है, स्पोर लाइक स्टेज होता है इसके लाइफ साइकिल में, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिससे कि मलेरिया होता है, वो भी प्लाज्मोडियम के अंडर में ही आते हैं, स्पोरोजोन्स के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है क्लास स्लाइमोर्स, इसका एग्जाम्पल है मिक्सोमाइसिट्स, डिक्टियोसेटेलिया, प्रोटोस्टेलिया, एक्सेसिया, प्लाज्मोडियोफाइमोसाइट्स, लैब्रियंथियोली और फोंटिक्यूला। तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल ध्यान से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास क्राइसोफाइट्स, इसमें गोल्डन एल्गी और डायटम्स आते हैं। फोर्थ क्लास है डायनोफ्लैजिलेट्स, इसका एग्जाम्पल है एलेक्जेंड्रियम, गोनियोलिक्स, जिम्नोडिनियम, लिंग्यूलोडिनियम, पोलीएड्रम। तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया था गोनियोलिक्स से कि ये है जो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स से बिलोंग करता है, जो कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है। उसके बाद है फिफ्थ क्लास यूग्लिनोइड्स, जिसमें यूग्लिना, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें न्यूक्लियस का दिया हुआ है फंक्शन लिपिड मेटाबॉलिज्म का, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। न्यूक्लियस का फंक्शन मेटाबॉलिज्म को लिपिड मेटाबॉलिज्म का नहीं होता। न्यूक्लियस का फंक्शन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, स्टोर करना। तो ये था क्वेश्चन सेल ऑर्गेनल्स से। तो अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 में सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया है, उसके फंक्शन को, तो वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट्स ऑफ फिशेस, मछलियों के दिल में कितने कच्छ होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इस फिशेस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। तो ये भी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसी का क्वेश्चन है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी है। तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर में फाइलम होता है वर्टिब्रेट्स, उसके अंदर जो क्लास होते हैं पाइसेस का, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाइसेस के अंदर फिशेस इंक्लूड होता है। इसमें चैम्बर कितने होते हैं हार्ट के, तो हार्ट के इसमें 2 चैम्बर होते हैं, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। इसका कैरेक्टर और क्या होता है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। इसका एग्जांपल है मैरिन का देखेंगे तो एक जो कोइटस जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहते हैं, और फ्रेश वाटर का देखेंगे तो लैबियो जिसे रोहू बोलते हैं और कैटला जिसे कतला बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है पाइसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, What do we mean by एलन्स रूल, एलन के नियम से हमारा क्या मतलब है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, यानी जो कोल्डर क्लाइमेट में जो मैमल्स होते हैं उसका जो ईयर्स होता है और लिम्स जो होते हैं वो शॉर्ट साइज के होते हैं, ये बताता है एलन्स रूल। अब ये क्यों होता है इसको देखेंगे। तो एलन्स रूल प्रपोज किया गया था जॉय एसएफ एलन के द्वारा 1877 ईस्वी में, 1877 में। इसका प्रिंसिपल क्या था, तो इसने बताया कि जो कोल्ड क्लाइमेट में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं
वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिनका क्या होता है, शॉर्टर लिम्स होता है, ईयर्स होता है और अदर अपेंडेजेस होते हैं। यानी जो भी उसका पार्ट होगा, जो वार्म ब्लडेड होंगे कोल्ड क्लाइमेट में, उसका जो पार्ट होगा वो सारा कैसा होगा, शॉर्ट साइज का होगा। ये क्यों होता है, ताकि उसका जो सरफेस है वो स्मॉल हो सके और हीट है जो मिनिमाइज हीट लॉस जो हो रहा था होगा उसे मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि अगर सरफेस एक बड़ा है तो उसे ज़्यादा हीट लॉस होगा और अगर सरफेस छोटा है तो उसे कम हीट लॉस होगा। इसीलिए जो कोल्डर क्लाइमेट में वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उसका जो लिम्स होता है, अपेंडेजेस होता है और ईयर्स होता है वो शॉर्ट साइज का होता है, ताकि हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। ये बताता है एलेन्स रूल। अब एलेन्स रूल है जो हाईलाइट करता है रिलेशनशिप को ऑर्गेनिजम्स के और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वायरमेंट के साथ, और बताता है कि एनिमल्स का जो बॉडी होता है किस तरह से, एनिमल्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से एडेप्टेड होता है किसी डिफरेंट क्लाइमेट्स में सर्वाइव करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पोलर बियर्स है, उसका कैसा होता है, स्टॉकी लिम्स होता है और शॉर्ट ईयर्स होता है। जबकि जो फॉक्सेस होते हैं वार्मर क्लाइमेट्स में, उसका जो ईयर्स होता है वो लॉन्गर होता है। उसी तरह से हेयर्स जो कोल्डर रीजन में होते हैं उसका फरी फेस होता है और ईयर्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ताकि बॉडी हीट को कंजर्व किया जा सके। तो इसलिए इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि वार्मर क्लाइमेट में अगर कोई एनिमल्स है तो उसका जो लिम्स होगा, अपेंडेजेस होंगे। अपेंडेजेस क्या होता है, मेन बॉडी पार्ट से जो पार्ट निकला रहता है अलग अलग, उसे अपेंडेजेस बोलते हैं। जैसे कि हम लोग का जो मेन बॉडी पार्ट से लेग्स है, हैंड्स है, ये सभी क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। तो वार्मर क्लाइमेट में जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे उसका जो लिम्स होगा, ईयर्स होगा, अपेंडेजेस होंगे, वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, उसका जो बॉडी सरफेस होगा वो लार्ज होगा। लेकिन जो कोल्डर क्लाइमेट में होंगे उसका जो लिम्स होगा, ईयर्स होगा, वो शॉर्ट होंगे, क्योंकि बॉडी सरफेस स्मॉल रहेगा तो हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सकेगा कोल्डर क्लाइमेट में। और बॉडी सरफेस का अगर साइज बड़ा रहेगा तो हीट लॉस को बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमाइज किया जा सकता है वार्मर क्लाइमेट में। इस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर बनाया जाता है अलग अलग क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। उसके बाद है एक और रूल, बर्गमैन्स रूल, जो क्या स्टेट करता है, क्या बताता है कि जिस स्पीसीज का साइज बड़ा है वो पाया जाएगा कोल्ड एनवायरनमेंट में और जिस स्पीसीज का साइज छोटा है वो पाया जाएगा वार्मर रीजन में। यह है बर्गमैन्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वेसिकुलर बंडल इन मोनोकोट लीव्स? एक बीजपत्री की पत्तियों में संवहनी बंडल के समान आकार का क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पैरेलल वेनेशन। तो जो मोनोकोट लीव्स होते हैं उसका जो लीव्स होता है वो पैरेलल वेनेशन का होता है। तो पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होते हैं ये। सबसे पहले तो देखेंगे कि प्लांट किंगडम है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोजेम्स और फेनेरोजेम्स। फिर फेनेरोजेम्स को डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया गया है डाइकोट और मोनोकोट में। और इधर का डिवीजन देखेंगे तो क्रिप्टोगेम्स को डिवाइड किया गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये हो गया डिवीजन। अब इसके बाद में कैरेक्टर्स के साथ देख लेते हैं डिवीजन को। तो प्लांटी किंगडम है उसे क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में डिवाइड किया गया है। और इसका कैरेक्टर क्या है, तो क्रिप्टोगेम्स जो होता है उसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे सीड्स नहीं होता इसमें। और जो फेनेरोगेम्स है उसमें सीड्स प्रेजेंट होगा इसमें। और फेनेरोगेम्स को डिवाइड किया गया फर्दर जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ सीड प्रेजेंट होते हैं, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स प्रेजेंट होता है। अब इधर जो क्रिप्टोगेम्स है उसे डिवाइड किया गया है फर्दर, जिसमें कि क्लोरोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। तो इसमें जो क्लोरोफाइटा है उसमें क्या होता है, इसमें ट्रू रूट्स और स्टेम्स लीव्स नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा है उसमें जो रूट्स होता है वो प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें।
उसके बाद जो टेरिडोफाइटा है वो उसमें क्या होता है, जो रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स भी होते हैं और लीव्स भी होते हैं। और ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लैंड पे भी होता है और वाटर में भी होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्लोरोफाइटा का एग्जाम्पल है एल्गी, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है मोसेस एंड लिवरवोर्ट, और टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है फॉर्न्स एंड हॉर्सटेल्स। ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब इधर हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स को, तो इसमें होता है निडल लाइक लिप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोनिफर्स का होता है जिसे पाइनोफाइटा बोलते हैं। उसके बाद इसमें वाइड लिप्स वाले प्लांट्स भी होते हैं जिसमें गिनकोस आता है, जिसे गिनकोफाइटा बोलते हैं, और साइकार्डस होता है, ये भी एक प्लांट होता है जिसे साइकार्डोफाइटा बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, मैग्नोलियोफाइटा। तो एंजियोस्पर्म को किस में डिवाइड किया जाता है, डाइकोट में और मोनोकोट में डिवाइड किया जाता है। अब डाइकोट मोनोकोट में डिफरेंस क्या होता है, तो डाइकोट में क्या होगा कि उसका जो कोटिलोडन होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी किसी सीड में क्या होता है, जैसे कि चना का सीड होता है, ग्राम का सीड होता है, उसमें 2 कोटिलोडन अगर ओपन करेंगे तो 2 कोटिलोडन ओपन होकर आते हैं। और किसी किसी सीड में जैसे मेज का सीड होता है, उसमें क्या होता है, सिंगल कोटिलोडन प्रेजेंट होते हैं। तो सिंगल कोटिलेडन अगर प्रेजेंट होगा तो उसे बोलेंगे मोनोकोट, और डबल होगा उसे बोलेंगे डाइकोट बोलेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि उसमें जो लिप्स होते हैं उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है उसके अंदर वेन्स का। तो वेस्कुलर बंडल जो होता है वो पार्ट होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जिसमें कि क्या क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना। तो ये होता है वेस्कुलर बंडल। अब जो मोनोकोट होता है उसमें देखेंगे कि किस तरह से उसमें वेनेसन होते हैं, यानी उसमें वेस्कुलर बंडल जो होते हैं किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो मोनोकोट में कैसा होता है, जो वेन्स होता है वो रन करता है रफली पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये क्या है, लीव्स है। तो इसमें जो मिडरिब होगा, यानी जो बीच का पार्ट होगा, उसके पैरेलल ही सारे वेन्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इसमें जो वेन्स होता है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए बोला जाता है इसका पैरेलल वेनेसन। लेकिन जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेसन, यानी इसमें जो वेन्स का जो होगा अरेंजमेंट वो नेटवर्क जैसा होगा। जैसे कि ये इसमें देखेंगे कि ये एक लिप्स है, तो यहाँ पे जो होगा वो इस तरह से होगा मिडरिब, और इसमें इस तरह से होते हैं वेन्स। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, रेटिकुलेट वेनेसन में और पैरेलल वेनेसन में। पैरेलल वेनेसन में इस तरह से पैरेलल होगा, और रेटिकुलेट वेनेसन में मिडरिब है उससे इस तरह से नेटवर्क जैसा निकला हुआ होगा। तो मोनोकोट में कैसा होता है, पैरेलल वेनेसन होता है, और डाइकोट में कैसा होगा इसमें रेटिकुलेट वेनेसन होगा। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। माइक्रोब्स like Rhizobium, Nitrosomonas और Nitrobacter are used for। Rhizobium, Nitrosomonas और Nitrobacter जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन साइक्लिंग के लिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है N2 वो अनयूजेबल होता है, यानी कि वो जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूज करते हैं नाइट्रोजन को, उसके द्वारा यूज नहीं करने लायक वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है अनयूजेबल होता है, इसलिए उसे कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में NH3 और अमोनियम में NH4+ में, ताकि प्लांट एब्जॉर्ब उसे कर सके और वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ताकि जो भी ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को यूज करते हैं वो यूज कर पाएँ उसे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, इस पर एक्शन करता है, जिसमें कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के साथ, प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस पर एक्शन करते हैं। वो जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उस पर सबसे पहले वो एक्शन करते हैं, तो इसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर और भी दूसरे प्रोसेस जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, लाइटनिंग होते हैं, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया जाता है। तो इसमें अब होता क्या है
कि इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया जैसे जो होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, जैसे इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए बैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं प्लांट के लिए। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। और एक होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो अमोनिया बनाया गया था, जो अमोनिया बनाया गया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। एटमॉस्फेयर सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, N2 को यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमोनिया में, NH3 में, या फिर अमोनियम में NH4+ में। उसके बाद क्या किया जाता है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को NO2 में, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में, NO3 में। ये फिर जो नाइट्रेट और नाइट्राइट होता है वो यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, और जो भी यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को उसके द्वारा यूज किया जाता है, ये यूजेबल फॉर्म में हो जाता है फिर। अब इसका एग्जांपल क्या, कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में, तो नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर। तो इस तरह से राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर ये सभी जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. The organisms that do not have a defined nucleus or organelles are classified into dash kingdom. जिन जीवों में एक परिभाषित नाभिक या अंग नहीं होते हैं उन्हें डैश किंगडम में वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 मोनेरा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट विटकर के द्वारा दिया गया था 1969 में, उसमें सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो मोनेरा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो इसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स किसे बोला जाता है, इसमें जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। तो इस तरह से जो प्रोकैरियोट होंगे वो किस में आ जाएंगे, मोनेरा में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और वो किस में आता है, मोनेरा में आता है। उसके बाद प्रोटिस्टा, इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, फंजाई जिसमें फंगस आता है, प्लांटी इसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमलिया इसमें सभी तरह के एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. द ग्रोथ फॉर्म ऑफ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज। एक पौधे के विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल है वो किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे हैबिट बोला जाता है, इसे बोला जाता है हैबिट। तो हैबिट बोटनी में या जिसमें कि प्लांट का स्टडी किया जाता है उसमें हैबिट होता क्या है, इसका मतलब होता है जो भी प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें उसका ग्रोथ किस तरह से है, पैटर्न उसका कैसा है, उस चीज़ को किस में पढ़ा जाता है, प्लांट हैबिट में रखा जाता है। उस प्लांट के ग्रोथ के बारे में और उसका जो पैटर्न है डेवलपमेंट का उसके बारे में जो ये है जो स्टडी की जाती है वो प्लांट हैबिट में की जाती है। इसमें बताया जाता है कि उसका जनरल अपीयरेंस कैसा है, साइज कैसा है, उसका स्ट्रक्चर, ये सभी इसमें प्लांट हैबिट में ही आते हैं। अब प्लांट हैबिट के बेसिस पे प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज है, वाइन्स और लियानेस है। सबसे पहले देख लेते हैं हर्ब्स के बारे में। तो हर्ब्स कैसा होता है, ये नॉन वुडी प्लांट्स होता है जिसमें जो कि सॉफ्ट होता है, इसमें स्टेम्स ग्रीन होते हैं इसके, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि इसका टाइम पीरियड जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है श्रब्स, ये वुडी प्लांट्स होता है, टॉलर होता है जो कि टॉलर होता है हर्ब से, लेकिन ट्रीज से इसका साइज छोटा होता है, और ये इसमें मल्टीपल स्टेम्स निकले होते हैं ग्राउंड के पास में, ये आते हैं श्रब्स में। उसके बाद है ट्रीज में कैसा होता है, तो ये लार्ज होता है, वुडी प्लांट्स होता है विथ सिंगल मेन ट्रंक एंड इसमें मल्टीपल ब्रांच निकले होते हैं। उसके बाद है वाइन्स या फिर बोलेंगे लियानास, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें लॉन्ग सिलेंडर स्टेम्स होता है और जो कि क्लाइंब और ट्विन करते हैं वुडी, और ये वुडी होते हैं और हेर्बिसियस होता है।
यानी कि इसमें ऐसे प्लांट आते हैं जैसे कि जो कि दूसरे प्लांट के जो स्टेम होते हैं उसमें इस तरह से लिपटे होते हैं, तो वैसे प्लांट को कहते हैं वाइन्स या फिर लियानस। उसके बाद है क्रीपर्स, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे ग्रो करते हैं और इसमें जो स्टेम होता है और इसमें स्टेम भी होता है और इसमें रूट्स के पास बहुत सारे नोड्स भी निकले होते हैं। उसके बाद है क्लाइंबर्स, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो जिसे सपोर्ट का नीड होता है। और उसके बाद है अर्बोरियल, वो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट पे। तो ये हो गए अलग अलग प्लांट के हैबिट, जिसमें उसके शेप स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एक्वेरियम। तो इकोसिस्टम के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि ये क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसे बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसे एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में एक पार्टिकुलर एरिया में, उसे क्या बोलते हैं, उसके कम्युनिटी को बोलते हैं इकोसिस्टम। और इस तरह से इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में जिसमें नॉन लिविंग फैक्टर आते हैं, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये सभी। उसके बाद इकोसिस्टम का टर्म किसने दिया, आर्थर टैंसले ने 1935 में दिया और अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कंसिडर किया जाता है। अब इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि जिसमें लैंड पर जो इकोसिस्टम होता है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, ये सभी। उसके बाद है एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें कैसे इकोसिस्टम आते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं और फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है फ्रेश वाटर का एग्जांपल है लेक्स, रिवर्स, और मराइन का एग्जांपल है ओशियंस। ये सभी आते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम में। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, जू हो गया, ये सभी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं जो कि ह्यूमन नीड को फुलफिल करता है। और इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशंस होता है इसे मेंटेनेंस करने के लिए और सर्वाइव करवाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ फ्लावर, निम्नलिखित में से कौन फूल का घटक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्पाइंस, ये फ्लावर का कंपोनेंट नहीं है। तो फ्लावर का कंपोनेंट देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, स्टेमन है जिसके अंदर एंथर होता है, फिलामेंट होता है, एंथर और फिलामेंट को एक साथ बोलते हैं स्टेमन। उसके बाद ओव्यूल है, पेटल्स है, सेपल्स है, रिसेप्टिकल्स है, पेडिकल है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ओवरी है जिसे एक साथ पेस्टिल बोलते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हैं फ्लावर्स के। हम लोग इसे डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैलिक्स जो कि आउटर मोस्ट होल होता है। तो होल यानी कि इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो उसे होल बोलते हैं। तो जो आउटर मोस्ट होता है होल उसे कहते हैं कैलिक्स, जिसमें कि सेपल्स होते हैं जो कि बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सेपल्स को ही एक तरह से कैलिक्स बोला जाता है। उसके बाद का जो होल होता है, सेकंड होल होता है जिसे कोरोला बोलते हैं, ये बना होता है पेटल्स से। ये एक कलरफुल स्ट्रक्चर होता है जिससे कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट किया जाता है पॉलिनेशन के लिए। तो सबसे आउटर मोस्ट जो होगा वो सेपल्स हो जाएगा, तो सेपल्स को बोलेंगे कैलिक्स। और उसके बाद है पेटल्स जो कलरफुल होता है, ये आ जाता है कोरोला के अंदर में। कैलिक्स हो गया सेपल्स और कोरोला हो गया पेटल्स। उसके बाद है एंड्रोसियम, ये थर्ड होल होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टेमन्स। और स्टेमन्स किससे मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट के मिलने से बनते हैं स्टेमन्स। उसके बाद है गायनेसियम जो कि इनर मोस्ट होल होता है। इसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे पिस्टिल बोला जाता है। और पिस्टिल किसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, तो स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी
के कम्बिनेशन को बोलते हैं पिस्टिल और एंथर फिलामेंट के कम्बिनेशन को बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन होता है मेल पार्ट और पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट। तो इस तरह से होल बाय होल, फर्स्ट होल, सेकेंड होल, थर्ड होल, फोर्थ होल, इस तरह से इनर मोस्ट होल होता है वो होता है पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट, और आउटर मोस्ट जो होल होता है वो होता है कैलिक्स जिसे सेपल्स होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं फ्लावर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड टू क्योर कोल्ड एंड कफ। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तुलसी। तुलसी का यूज किया जाता है कोल्ड एंड कफ को क्योर करने के लिए। अब हम लोग अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स को देखेंगे जो कि अलग अलग डिजीज में क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले है टर्मरिक जिसे कुर्कुमा लौंगा भी बोला जाता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रॉपर्टी होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद है जिंजर जिसे जिंजीवर ऑप्शिनेल बोलते हैं। ये नौसिया, डाइजेस्टिव इशू और पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है लेवेंडर जिसे लेमेंड्यूला एंग्यूस्टिफोलिया बोला जाता है। ये इसमें रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी होता है। ये यूज किया जाता है स्लीप और एंजाइटी को क्योर करने के लिए, यानी ये इसमें कामिंग प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट है एलोवेरा जिसे एलो बर्बेंडेसिस बोलते हैं। ये अगर बर्निंग होती है किसी बॉडी पार्ट में उसके लिए यूज किया जाता है। ये इसमें सूदिंग प्रॉपर्टी होता है और ये वुंड को हील करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी यूज किया जाता है। इसके बाद है अश्वगंधा जिसे बोलते हैं बिथैनिया सोमनिफेरा। इसे यूज किया जाता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मिंट जिसे मेंथा भी बोलते हैं। ये यूज किया जाता है डाइजेस्टिव इशू के लिए, हेडेक के लिए और एरोमेथेरेपी के लिए। नेक्स्ट है तुलसी जिसे ओसिमम सैंक्टम बोलते हैं। ये इसे यूज किया जाता है इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज के लिए और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद मोरिंगा जिसे मोरिंगा ओलिएफेरा बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है। ये एक सुपर फूड है जिसे यूज किया जाता है बहुत सारे अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं। इसे यूज किया जाता है बहुत सारे अलग अलग डिफिकल्टीज में इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट गार्लिक जिसे एलियम सटाइवम बोलते हैं। इसमें भी इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होता है और ये ब्लड प्रेशर को लो करता है और इसमें ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. Name a common electrolyte disorder that occurs when the amount of sodium in your blood becomes abnormally low. एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताएं जो तब होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हाइपोनाइट्रेमिया। तो हाइपो यानी कि कम होना, तो अगर कम होगा उसे बोलेंगे हाइपोनाइट्रेमिया। सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट अगर कम होगा तो उसे बोलेंगे हाइपोनाइट्रेमिया। तो हाइपोनाइट्रेमिया बोला जाता है जब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का ब्लड के अंदर में वो लो हो जाता है नॉर्मल लेवल से, तो उसे बोलते हैं हाइपोनाइट्रेमिया। और सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि रेगुलेट करता है वाटर के अमाउंट को सेल के अंदर में। और इसके बाद है हाइपरनाइट्रेमिया। तो ये कंडीशन कब होगा, जब ब्लड में सोडियम का अमाउंट नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टू मच हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे हाइपरनाइट्रेमिया। और हाइपोकैलमिया क्या होता है, तो ये जब पोटेशियम का लेवल ब्लड में लो होता है तो उसे बोलते हैं हाइपोकैलमिया। और हाइपरकैलमिया किसे बोलेंगे, जब पोटेशियम का लेवल ब्लड में टू मच होगा तो उसे बोलेंगे हाइपरकैलमिया। ये दोनों ऑप्शंस में दिए गए थे इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टार्च जिसे बताया गया ये एग योक में पाया जाता है, तो एग योक में स्टार्च नहीं पाया जाता इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग देख लेते हैं एग योक में पाया क्या जाता है। तो एग योक में प्रोटीन जो पीले वाला भाग होता है अंडे के अंदर उसे बोलते हैं एग योक, और उसमें पाया जाता है प्रोटीन, फैट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन जिसमें ए, डी, ई, के, B12, B2, फोलेट ये सब पाए जाते हैं, और मिनरल्स जैसे कि आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, सेलेनियम पाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स यानी इसमें ल्यूटिन और जेक्साथिनिन पाया जाता है।
तो अब आप लोग को डाउट हो सकता है कि एग योक में फ़ैट तो पाया जाता है, तो फैट और स्टार्च में डिफरेंस होता है। फैट जो होता है उससे ज़्यादा कैलोरी मिलता है, यानी 1 ग्राम अगर फैट खाएंगे तो कितना कैलोरी एनर्जी मिलेगा, इससे 9 कैलोरी एनर्जी मिलता है। और स्टार्च अगर खाते हैं तो 1 ग्राम में कितना मिलता है, इसमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, और जो फैट होता है वो लिपिड का पार्ट होता है। तो इसलिए फैट और स्टार्च में डिफरेंस होता है, एग योक में फैट पाया जाता है ना कि स्टार्च। अब हम लोग जो स्टार्च है वो बहुत सारे क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर देख लेते हैं कि अलग अलग तरह के जो शुगर्स होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड, जिसे सिंपल शुगर बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो फ्रैक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर, जो कि फ्रूट्स, हनी और रूट वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ग्लूकोज किस में पाया जाता है, हनी में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। गैलेक्टोज पाया जाता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में। उसके बाद देख लेते हैं डाइसेक्राइड, जिसे डबल शुगर बोला जाता है। इसमें 2 शुगर को मिक्स करके एक सिंगल शुगर बनाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल्स है सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को मिलाने से बनता है, और इसे कॉमनली टेबल शुगर बोलते हैं। और ये प्लांट्स जैसे कि शुगर केन और शुगर बीट से इसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है लैक्टोज, जो कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से में पाया जाता है। ये बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाने से बनता है लैक्टोज, और ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद है माल्टोज, ये 2 ग्लूकोज को मिलाने से बनता है। 2 ग्लूकोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। और ये पाया जाता है ग्रेन्स में, ब्रेड्स में, ये सभी में पाए जाते हैं माल्टोज। तो ये थे अलग अलग टाइप्स के मोनोसेक्राइड, जिसमें सिंगल शुगर होते हैं, और डाइसेक्राइड जिसमें डबल शुगर होते हैं। और इसके अलावा इससे आगे आ जाएंगे तो पॉलीसेक्राइड होगा, जिसमें कि बहुत सारे शुगर्स को मिलाकर पॉलीसेक्राइड बनाया जाता है। और ये सभी शुगर्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर में ही आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से बनता है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच सेट ऑफ डिजीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणुओं के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सारे हैं बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। तो ये डिजीज का क्वेश्चन है, और मैंने इसका जितने भी टाइप्स के डिजीज होते हैं, वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, प्रोटोजोआ, फंजाई, या फिर जेनेटिकल म्यूटेशन के कारण जो डिजीज होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, सभी के बारे में एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है। उसे आप साइंस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे टाइप्स के डिजीज को कवर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। वैसे मैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टॉपिक है उसके वीडियो का और डिजीज का जो वीडियो है, दोनों के ही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा, निम्नलिखित में से कौन पोरीफेरा के श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो मैंने बताया था कि पोरीफेरा क्या है। तो किंगडम, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, एनिमेलिया किंगडम है। उसके अंदर ही फाइलम आता है, उस फाइलम बहुत सारे होते हैं एनिमेलिया किंगडम के अंदर में, उसी में एक फाइलम होता है पोरीफेरा का। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें कौन सा है जो पोरीफेरा से नहीं बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है वो पोरीफेरा से बिलोंग नहीं करता। बाकी जो रिमेनिंग साइकन है, स्पॉन्जिला है, ईओप्लेक्टेला है, ये सारे पोरीफेरा के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम लोग पोरीफेरा के बारे में देख लेते हैं इसके डिटेल्स को। तो पोरीफेरा में मेनली स्पॉन्ज आते हैं, और इसका बॉडी कैसा होता है, तो ये सिंपल होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और इसका बॉडी कैसा होता है, पोरस होता है, इसलिए इसे स्पॉन्ज बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है बाथ स्पॉन्ज, जिसे यूस्पोंजिया बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसे स्पॉन्जिला बोलते हैं, ग्लास स्पॉन्ज जिसे
हेक्सा कैटिनिलेरिया बोलते हैं, वेनस फ्लावर वॉस्क जिसे यूप्लेक्टेला बोलते हैं, ग्लास रोप स्पोंज जिसे हाइलोनीमा बोलते हैं, ट्यूबुलर मैराइन स्पोंज जिसे साइकन बोलते हैं, बोरिंग स्पोंज जिसे कैलियोना बोलते हैं, और स्मॉल ट्यूबुलर मैराइन स्पोंज जिसे ल्यूकोसोलेनिया बोलते हैं। तो ये सारे जो ग्रीन कलर में जो मैंने हाईलाइट किया है वर्ड को, वो सारे वर्ड को आप लोग को याद रखना है, इस एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइकन है, और क्या था, साइकन, और क्या क्या ऑप्शन में क्या क्या था, साइकन है, स्पोंजिला और यूप्लेक्टेला। तो साइकन और ये है स्पोंजिला और यूप्लेक्टेला ये तीनों ऑप्शन है जो पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रा नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा इससे बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच इज अ serious contagious bacterial infection that usually affects the mucous membranes of the nose and throat। कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले के श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिप्थेरिया। तो हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज को देखेंगे और वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है और उसका वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले है टेटनस, ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, और इसमें बैक्टीरिया किसके कारण होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। नेक्स्ट है कोलरा, ये अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, ये होता है विब्रियो कोलरी के कारण। थर्ड है टाइफाइड, ये अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, और इसके ये कॉज करने वाला बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस, जो अफेक्ट करता है लंग्स को, और ये किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। नेक्स्ट है डिप्थेरिया, जो अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्यूब को, और इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कौन अफेक्ट करता है। तो ये है डिप्थेरिया के कारण होता है, और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। उसके बाद है प्लेग, जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है, और इसका कॉजिंग बैक्टीरिया है पेस्ट्यूरेला पेस्टिस। उसके बाद वुपिंग कफ, जो अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और इसका कारण होता है हेमोफिलिस पर्टुएसिस। उसके बाद है निमोनिया, ये अफेक्ट करता है लंग्स को, और इसका बैक्टीरिया जो होता है वो होता है डिप्लोकोकस निमोनी। उसके बाद है लेप्रेसी, ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। उसके बाद है गोनोरिया, ये अफेक्ट करता है यूरिनरी पाथ को, और इसका जो कॉजिंग बैक्टीरिया होता है वो होता है नेसेरिया गोनोरी। उसके बाद सिफिलिस, ये अफेक्ट करता है यूरिनरी पाथ को, और इसका जो बैक्टीरिया होता है ट्रेपोनेमा पैरिडम होता है। इसके बाद लास्ट है ट्रैकोमा, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये आई को अफेक्ट करता है, और इसका बैक्टीरिया होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये थे बैक्टीरियल डिजीज, और मैं फिर से बता देती हूँ कि डिजीज को आप साइंस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी सारे टाइप के डिजीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो प्राइमरी ग्रीन हाउस जो है वो कौन कौन से हैं, इसमें वाटर वेपर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ओजोन है। उसके बाद और भी कुछ ग्रीन हाउस गैस है जो कि सिंथेटिक गैस है, जो कि ह्यूमन एक्शंस के द्वारा रिलीज होते हैं। बहुत सारे जो यूज किए जाते हैं ह्यूमंस के एक्शन में, उसके द्वारा इमिट होता है, ये सारे गैसेस इमिट होते हैं। उसमें है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके कारण भी ग्रीन हाउस का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन was discovered by Robert F. Curl, Harold W. Caroto and Richard E. Smalley in 1985। 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्मॉली द्वारा कार्बन के किस एलोट्रॉप की खोज की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरीन की खोज की गई थी। तो अब देख लेते हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स को। तो कार्बन का एलोट्रॉप दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक होता है एमॉर्फस फॉर्म में। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन कौन से होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन। और एमॉर्फस फॉर्म में होता है कोल, चारकोल, कोक, लैम्प ब्लैक और गैस कार्बन। तो एलोट्रॉप जो होता है वो क्या होता है कि अगर किसी भी केमिकल एलिमेंट का जो फॉर्म होता है एक से ज़्यादा होता है,
और उसका एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन वो जो होता है वो अलग अलग, उसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो सेम होता है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो जैसे कि कार्बन है, उसका फिजिकल स्टेट सबका सेम ही होगा जितने भी एलोट्रॉप है, लेकिन उसका जो फॉर्म्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसका जो कॉमन फॉर्म है वो एक होता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसे C60 बोलते हैं। ये कार्बन के 60 एटम से बना होता है। इसका शेप होता है फुटबॉल शेप का, इसलिए इसे C60 बोला जाता है, और या फिर बकमिस्टर फ्लोरेंस भी बोला जाता है। इसे डिस्कवर किया गया 1985 में बाई हेरोल्ड क्रोटो, रिचर्ड ई स्मॉली और रॉबर्ट एफ कर्ल के द्वारा। और ये स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग, डायमंड का इस तरह का होता है, ग्रेफाइट का इस तरह का होता है, फ्लोरीन का बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कार्बन नैनो ट्यूब का इस तरह का होता है, और ग्राफीन जो होता है ग्रेफाइट का ही एक सिंगल लेयर को ग्राफीन बोलते हैं। ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच मैराइन कैटेनॉइड्स इज अबंडेंट इज ब्राउन इन ब्राउन सीबीड, माइक्रो एल्गी एंड डायटम्स। भूरे समुद्री शैवाल, माइक्रो एल्गी और डायटम में कौन सा समुद्री कैटेनॉइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फुक्सोजैंथीन। ये पाया जाता है ब्लू ग्रीन जो ये होते हैं ब्राउन सीवीड होते हैं, उसमें ब्राउन सीवीड और माइक्रो एल्गी और डायटम्स में ये कैटेनॉइड्स पाए जाते हैं फुक्सोजैंथीन। तो अब हम लोग देख लेते हैं कैटेनॉइड्स के बारे में। तो कैटेनॉइड जो होता है वो नेचुरली अकरिंग ब्राइट कलर्स पिगमेंट होता है जो सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, जिसके कारण अलग अलग कलर जैसे येलो, ऑरेंज, रेड कलर फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और अदर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलते हैं। इसका रोल फोटोसिंथेसिस में भी होता है और फोटो प्रोटेक्शन में भी होता है। फोटो प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम कैटेनॉइड्स का ही होता है। अब जो कैटेनॉइड्स है उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले कैरोटीन्स, ये एक हाइड्रोकार्बन्स होता है, यानी कि ये बना हुआ होता है कार्बन और हाइड्रोजन से, और इसके कारण कैसा कलर होता है? येलो और ऑरेंज कलर होता है। इसका एग्जांपल होता है बीटा कैरोटीन। अब जो बीटा कैरोटीन है वो पाया जाता है कैरोट में, और इसके कारण ऑरेंज और येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, यानी कि बीटा कैरोटीन है जो बॉडी में जाने पे विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसे प्रिकर्सर बोला गया है। उसके बाद है कैरोटीन का ही एक दूसरा एग्जांपल है लाइकोपीन। ये पाया जाता है टोमेटोज में, और इसके कारण टोमेटोज का रेड कलर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट कैरोटेनॉइड्स जैंथोफिल। ये एक ऑक्सीजनेटेड कैरोटेनॉइड्स होता है, जिसका मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंस होते हैं। इसके कारण येलो कलर होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है ल्यूटीन और जेक्सांथीन। तो ल्यूटीन और जेक्सांथीन जो होते हैं वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होता है आई हेल्थ के लिए। उसके बाद है फिक्सोजैंथीन, और फिक्सोजैंथीन जो होता है वो मेजर कैटेनॉइड होता है जो कि ब्लू ग्रीन ब्राउन एल्गी जिसे फियोफाइसी बोलते हैं और डायटम में पाया जाता है, और इसका कंट्रीब्यूशन होता है, यानी इसके कारण ब्राउन और ओलिव जो कलर होता है ब्राउन एल्गी का वो फ्यूकोजैंथीन के कारण ही होता है। उसके बाद फिक्सोजैंथीन के अलावा फिक्सोजैंथीन जो होते हैं वो मेनली पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में। इसके अलावा भी दूसरे कैटेनॉइड्स पाए जाते हैं जो जिसमें है वाइलोजैंथीन और नेक्सोजैंथीन, जो कि कुछ ब्राउन सीवीड में पाए जाते हैं। तो ब्राउन एल्गी में फुकोजैंथीन मेजर कैटेनॉइड्स है, और उसके अलावा भी जो वाइलोजैंथीन और नियोजैंथीन है वो भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन हैपेंस in the kidney. There is a large number of filtration units present inside the kidneys to help them in doing this job. These filtration units are called. मनुष्यों में अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन गुर्दे में होता है। इस काम को करने में उनकी मदद करने के लिए किडनी के अंदर बड़ी संख्या में फिल्ट्रेशन यूनिट मौजूद होती है। इन निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है नेफ्रॉन। तो किडनी का जो स्मॉलर यूनिट होता है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। तो
ये किडनी जो है किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो इसमें एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल आर्टरी है, एड्रेनल वेन है, किडनी है, डोर्सल एरोटा है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, कोर्टेक्स है, मेड्यूला है, पेल्विस है, इंफेरियर वेना केवा है। तो ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो अब सबको बारी बारी से देख लेते हैं। तो यूरेटर्स है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को कैरी करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लाने के लिए। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है किडनी। तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को लाने का काम करता है यूरेटर। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर, ये मस्क्यूलर सैक होता है जो कि यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक वो एक्सक्रीट नहीं हो जाए। उसके बाद है यूरेथ्रा, ये एक ट्यूब होता है छोटा सा जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालने का काम करता है, बॉडी के बाहर निकालने का काम करता है यूरेथ्रा। उसके बाद किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है। छोटे जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी को ब्लड से फिल्टर करने का काम किडनी का ही होता है। और किडनी जो होता है फ्लूइड को रेगुलेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, जैसे कि ब्लड में प्रेजेंस होते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम किडनी का ही होता है। और ब्लड को फिल्टर करने का भी काम किडनी का ही होता है। तो किडनी का लोकेशन कहाँ पे होता है, तो ये एक पेयर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि इसका एक पेयर प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। इसका शेप बिन शेप्ड का होता है और ये ऑर्गन जो लोकेटेड होता है वो एब्डोमेन के बैक में लोकेटेड होता है और स्पाइन के दोनों साइड पे एक किडनी लोकेटेड होता है, यानी कि ये स्पाइन है, बैकबोन है, तो इस साइड से एक इधर होगा एक इधर होगा, इस तरह से बैक में, एब्डोमेन के बैक में ये प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है कैसा, तो इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं और इसमें ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है। रीनल पेल्विस होता है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है। उसके बाद जो नेफ्रॉन होता है इसमें, उसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुत छोटे स्ट्रक्चर के ये होते हैं। ये एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी के अंदर में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, एसेंशियल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करने के लिए, और जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसे यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतने सारे फंक्शन होते हैं नेफ्रॉन को, इसीलिए फंक्शनल यूनिट बोला जाता है किडनी का, नेफ्रॉन को। और किडनी के द्वारा बहुत सारे हार्मोन भी रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि इरिथ्रोपायोटिन जो कि स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, और रेनिन जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये है किडनी, जिसे मैंने ऊपर में एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिखाया था। और किडनी के अंदर में ये है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर देख सकते हैं कितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रॉन के अंदर में। तो नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर इतने बड़े स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के और भी दूसरे ऑर्गन्स हैं जिसके द्वारा हम लोग के बॉडी से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि स्किन है, लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सभी एक्सक्रीटरी सिस्टम के ही पार्ट हैं, क्योंकि स्किन से स्वेटिंग होता है तो उससे भी वेस्ट निकलता है, लंग्स से एयर के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है, तो ये भी एक तरह से एक्सक्रीशन का काम करता है। तो इस तरह से स्किन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन भी वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं, इसीलिए ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप विद एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। परिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंधों से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पैलियोकोलॉजी। तो जो एंशिएंट एनवायरनमेंट और जो प्लांट्स होते हैं एंशिएंट, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके स्टडी को कहते हैं पैलियोकोलॉजी। तो हम लोग जो ऑप्शंस में दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं किस चीज़ के स्टडी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहला डेमोकोलॉजी। ये क्या होता है, तो जो इकोलॉजी होता है पॉपुलेशन का, जो कि ये दिखाता है कि इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होता है,
और उसमें जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करने वाले, साइज, ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो इसके स्टडी को कहते हैं डेमोकोलॉजी, यानी पॉपुलेशन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन जो होता है उसके स्टडी को कहते हैं डेमोकोलॉजी। उसके बाद माइकोलॉजी है स्टडी ऑफ फंजाई, और फाइकोलॉजी है स्टडी ऑफ एल्गी, जिसे एल्गोलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, एक सर्पिल के आकार के बैक्टीरिया की पहचान करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उसे बोला जाता है स्पाइरिलम। तो बैक्टीरिया शेप्ड के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले कोकस, जिससे प्लूरल फॉर्म होता है जिसका, कोकी, जिसमें आते हैं स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया। उसके बाद है बैसिलस, जिसमें बैसिली आता है, उसमें आते हैं रोड शेप्ड के बैक्टीरिया। उसके बाद है विब्रियम, जिसमें विब्रियो जिसे का प्लूरल होता है विब्रियो, इसमें कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया आते हैं। और लास्ट है स्पाइरिलम, जिसे बोलते हैं, इसका प्लूरल होता है स्पाइरिला, जिसमें स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया आते हैं। तो ये भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, और इस वीडियो को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वीडियो को साइंस के पेज से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेटिकुलेट वेनेसन, निम्नलिखित में से कौन सा रेटिकुलेट वेनेसन से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेज। तो इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि मोनोकोट जो होता है उसका कैसा वेनेसन होता है, उसका राइट आंसर था पैरेलल वेनेसन। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो डाइकोट प्लांट जो क्या होते हैं, डाइकोट प्लांट होते हैं, उसका होता है रेटिकुलेट वेनेसन, और जो मोनोकोट होते हैं उसका जो वेनेसन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा रेटिकुलेट वेनेसन का नहीं है। तो मेज क्योंकि मोनोकोट है, तो मोनोकोट का वेनेसन कैसा होगा, वो होगा पैरेलल, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मोनोकोट के साथ कैसा वेनेसन होता है, यानी उसके अंदर जो वेंस का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो मोनोकोट में पैरेलल वेनेसन होता है, यानी जो वेंस होते हैं वो पैरेलल रन करते हैं एक दूसरे के। मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह से लीव्स है, तो इसमें जो मिडरिब है उसके पैरेलल सारे वेंस होंगे इस तरह से, तो वो होते हैं पैरेलल वेनेसन। तो मोनोकोट का होता है पैरेलल वेनेसन। इसके एग्जांपल्स है बनाना, वीट, मेज, जिसे कॉर्न भी बोलते हैं, ग्रास, ऑनियंस, लिलीज, सुगर केन, पाम, बम्बू एक्सेट्रा। और एक होते हैं डाइकोट प्लांट्स, जिसका वेनेसन कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेसन, यानी कि इसमें जो वेंस होंगे उसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे लीव्स है, तो इसके अंदर जो ये मिडरिब हो गया, और इसमें होते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से निकले होते हैं, तो ये होते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। तो डाइकोट होता है उसमें रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल है मैंगो, रोज, हिबिस्कस, पीपल, जिसे फाइकस रिलीजियोसा बोलते हैं, एप्पल, पीच, बीज, सनफ्लावर, तुलसी, कोरिएंडर एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं डाइकोट प्लांट्स में। एक्सेप्शंस भी है, तो कुछ डाइकोट प्लांट्स हैं जैसे कि कैलोफाइलम। तो डाइकोट प्लांट्स में कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेसन, लेकिन ये जो कैलोफाइलम है वो एक्सेप्शन है जिसमें कि पैरेलल वेनेसन होता है। और मोनोकोट का भी एक्सेप्शन है, क्योंकि मोनोकोट में क्या होता है, पैरेलल वेनेसन, लेकिन जो स्माइलेक्स है प्लांट उसमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है। ये इसलिए ये दोनों जो प्लांट है वो एक्सेप्शन है डाइकोट के और मोनोकोट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बटरफ्लाई। तो आर्थ्रोपोडा भी जो क्या है, एनिमेलिया किंगडम का एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स आते हैं। इसका बॉडी कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है, यानी ये ऐसा बॉडी है तो इसमें ऐसे पार्ट डिवाइड होंगे, सेगमेंटेड होंगे। और जॉइंट अपेंडेजेस होता है, और इसमें कंपाउंड आइज होता है। कंपाउंड आइज इस तरह के होते हैं जो कि वाइड एरिया को देख पाते हैं, वो ऐसे बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये जो फाइलम होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। तो ये कैरेक्टर्स याद रखना है आर्थ्रोपोडा का। और ये सभी जो कीड़े मकोड़े हैं सभी आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टेटनस कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, विष उत्पन्न करने वाले
जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से उत्पन्न होने वाले टेटनस का अन्य नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे लॉकजा भी बोलते हैं। तो टेटनस जो है प्राइमरीली अफेक्ट करता है स्केलेटल मसल्स को और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये डिजीज होने के कारण क्या है? तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसके कारण ये डिजीज होता है। और ये क्या करता है, नॉर्मल जो फंक्शन होता है नर्व्स का, मसल्स का, उसे डिस्टर्ब करता है। इसका इनिशियल सिम्टम होता है टेटनस का लॉकजा, जिसमें जॉ मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और माउथ को ओपन करने में डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बैक्टीरिया। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, उसमें एक किंगडम है मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर ही सारे बैक्टीरिया आते हैं और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और इसमें सेल वॉल भी होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बैक्टीरिया था, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं और ये सभी मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया को, वो बना होता है अमीनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड से। और बैक्टीरिया है जो इस मोनेरा किंगडम में आता है। और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होता है और कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कुछ हैं जो खुद से भोजन तैयार करते हैं और कुछ हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शोज द माइटोकॉन्ड्रियन स्ट्रक्चर डिटेल्स? लिखित में से कौन सा चित्र माइटोकॉन्ड्रियन के संरचनात्मक विवरण को दर्शाता है? तो इसमें क्वेश्चन में ये सारे फिगर दिए गए हैं ABCD। तो इसमें कौन सा जो माइटोकॉन्ड्रिया का है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है सेल का। ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है ऑर्गेनल्स, रिस्पॉन्सिबल होता है ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और ये करता है सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स से बना हुआ होता है, जैसे कि क्रिस्टी है, मैट्रिक्स है और इसका अपना DNA भी होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, यानी इसमें आउटर मेम्ब्रेन होगा और इनर मेम्ब्रेन होगा, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद क्रिस्टी है। क्रिस्टी क्या होता है? तो इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्ड होता है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये देख सकते हैं ये क्रिस्टी है यहाँ पे। तो ये क्रिस्टी है यहाँ पे, ये इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग है इस तरह का वो क्रिस्टी है। तो ये क्रिस्टी है और क्रिस्टी का फंक्शन होता है ATP का प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करना। उसके बाद है मैट्रिक्स। इसका ये कहाँ पे होता है? तो इनर कंपार्टमेंट जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ पे मैट्रिक्स होता है। उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, DNA और भी अदर मॉलिक्यूल्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है इसका साइज एंड शेप कैसा होता है? तो इसका शेप होता है रॉड शेप्ड का और इसका साइज होता है 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उसके बाद इसमें पोरेंस भी प्रेजेंट होते हैं। और पोरेंस क्या होता है? तो आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, जिसे पोरेंस बोलते हैं। ये काम क्या करता है? तो ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, Which of the following is an inactivated killed polio vaccine developed in 1952? निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय मृत पोलियो वैक्सीन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साल्क वैक्सीन। तो जो साल्क वैक्सीन है उसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन भी बोला जाता है। ये वैक्सीन डेवलप किया गया था जोनास साल्क के द्वारा 1950 में। इसमें किल्ड पोलियो वायरस प्रेजेंट होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है। तो ये वर्क कैसे करता है? तो जब ये IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन डाला जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये क्या करते हैं, जैसे ये सेल है तो ये IPV डाला गया, इसमें किल्ड पोलियो वायरस डाला गया ह्यूमन बॉडी के अंदर में। तो ये क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी इसे एंटीजन समझकर इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। तो ये एंटीबॉडी जब बनाएगा तो हमारा बॉडी क्या होगा? प्रिपेयर हो जाएगा
इस पोलियो वायरस से लड़ने के लिए। और जब नेक्स्ट टाइम जब जो लाइव पोलियो वायरस अटैक करेंगे बॉडी पे, तो हमारे बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे और वो क्या करेगा, उस पोलियो वायरस से लड़ पाएगा। और इस तरह से जो हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो मसल्स है उसमें पैरालिसिस होने से उसे रोक पाएगा। तो इस तरह से काम करता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरिसेबल फूड। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नाशपाती भोजन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पल्सेस। तो पेरिसेबल फूड्स किसे कहा जाता है, तो वैसे फूड्स जो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और जिसे प्रॉपरली अगर स्टोर नहीं किया जाए तो वो खाने के लिए अनसेफ होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स होता है जैसे मिल्क है, फिश है, फ्रूट, मीट, डेयरी, एग्स, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स, ये सारे पेरिसेबल फूड्स में आते हैं। और नॉन पेरिसेबल में कैसे फूड्स आते हैं, तो वैसे फूड्स जो इजीली स्पॉइल नहीं होते, ख़राब नहीं होते और जिसे अगर सेफली स्टोर करके रखा जाए तो वो लंबे टाइम तक चलते हैं। इसका एग्जांपल है ड्राई फ्रूट, कैंड वेजिटेबल्स, जो पैक्ड वेजिटेबल्स होते हैं, पीनट बटर, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच लॉ स्टेट्स दैट इंडोथर्मिक एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट्स हैव स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज और अपेंडेजेस देन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम वार्म क्लाइमेट्स। कौन सा नियम कहता है कि ठंडी जलवायु के एंडोथर्मिक जानवरों में गर्म जलवायु के प्रजातियों की तुलना में छोटे उपांग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एलन्स रूल। तो एलन्स रूल के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में डिस्कस किया है। तो वहाँ पे मैंने एलन्स रूल को डिटेल में बताया था कि जो कोल्डर क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनका अपेंडेजेस, ईयर्स और लिम्स है जो उसका साइज स्मॉलर होता है ताकि हीट लॉस मिनिमाइज किया जा सके, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मैच द पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विथ दोज अंडर कॉलम बी। तो कॉलम ए में सब फाइलम दिया गया है, कॉलम बी में एनिमल्स का नाम दिया गया है, इसके एग्जाम्पल्स को दिया गया है। तो इसमें है हेक्सापोडा, क्रस्टेसिया, मेरियापोडा और चेलिसेरेटा। और एनिमल्स में डिप्थेनिया, मॉस्क्यूटो, लेम्यूलस और जूलस। तो ये सारे जो सब फाइलम है वो किसके सब फाइलम है, तो एनिमलिया किंगडम के अंदर फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, उसका सब फाइलम है। ये सभी जो दिया गया है वो सब फाइलम है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। तो सबसे पहले है हेक्सापोडा। तो हेक्सापोडा का कैरेक्टर्स क्या होता है, इसमें 3 पेयर्स क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, यानी कि 3 पेयर्स अपेंडेजेस होते हैं। तो और इसमें एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मॉस्क्यूटो। तो हेक्सापोडा का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, मॉस्क्यूटो हो जाएगा। मॉस्क्यूटो में क्या होता है, 3 पेयर अपेंडेजेस होते हैं इसमें। उसके बाद है क्रस्टेसिया। उसके बाद क्या है, क्रस्टेसिया। तो क्रस्टेसिया का क्या होता है फीचर, इसमें क्रस्टेसिया का फीचर होता है इसमें 2 पेयर एंटीना होते हैं और इसमें लेग कितने पेयर होते हैं, तो इसमें 5 पेयर अपेंडेजेस होते हैं। 5 पेयर अपेंडेजेस यानी लेग्स होते हैं। तो ये क्रस्टेसिया का फीचर होता है। और क्रस्टेसिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेफनिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। डेफनिया एक तरह का श्रिम्प होता है, जिसे झींगा बोलते हैं, वो उसे इसी टाइप का डेफनिया भी होता है और ये क्रस्टेसिया में आता है। उसके बाद है मैरियापोडा। मैरियापोडा में क्या होता है कि इसमें 2 तरह के क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ होते हैं जिसमें कि हर सेगमेंट में 1 पेयर अपेंडेजेस होता है और कुछ होते हैं जिसमें हर सेगमेंट में 2-2 पेयर अपेंडेजेस होते हैं। तो इस तरह का 2 तरह का इसमें ऑर्गेनिजम्स होता है मैरियापोडा में। और मैरियापोडा का और भी फीचर क्या होता है, तो इसमें मेनली फीचर यही होता है कि इसमें बहुत सारे न्यूमरस पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैरियापोडा का जूलस। तो ये जो जूलस है वो इसका मैरियापोडा का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद है चेलिसेरेटा। चेलिसेरेटा का क्या हो जाएगा, लिम्यूलस हो जाएगा। चेलिसेरेटा का क्या होता है फीचर, इसमें एंटीना प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंटीना इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसमें एंटीना नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, राउंड टाइप का। ये चेलिसेरेटा में आता है।
इसका एग्जाम्पल होता है लिम्यूलिस। तो ये जितने भी सब फाइलम हैं आर्थ्रोपोडा के अंडर में, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के वीडियो में, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। और साइंस के प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, और इसका लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, जहाँ से आप डिटेल में इसे देख पाएंगे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का बी यानी हेक्सापोडा का हो जाएगा मॉस्क्यूटो, 2 का ए यानी क्रस्टेशिया में हो जाएगा डफनिया, 3 का डी यानी मैरियापोडा का हो जाएगा जुलूस, और 4 का सी यानी चेलिसरीटा का हो जाएगा लिम्यूलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच आर द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारियों और पक्षियों दोनों की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो जो एप्स है उसका फीचर मैंने पहले ही बताया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है। और जो मैमल्स हैं इसका भी देख सकते हैं कि ये वार्म ब्लडेड होता है, इसलिए दोनों का ये जो करेक्टर है वार्म ब्लडेड का वो सेम होता है। तो एप्स के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया है, तो अभी मैं मैमल्स के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। तो मैमल्स का मोस्ट यूनिक करेक्टर होता है, इसमें मैमरी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसे मैमरी ग्लैंड बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और जिससे कि ये यंग वंस को नरिश करता है। उसके बाद इसमें एक्सटर्नल ईयर्स यानी पिन्ना प्रेजेंट होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं इसके जॉ में। इसका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, और इसका एक एक्सेप्शन है जिसमें कि ओविपेरस है जो अंडे देता है, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जो ये ऑर्निथोराइनस जाइकन्स जिसे प्लेटिपस बोलते हैं वो एक्सेप्शन है। ये ओविपेरस है, ये अंडे देता है, लेकिन ये मैमल्स के अंडर में आता है। बाकी जो बच्चे देते हैं उसे बोला जाता है विविपोरस, जिसमें माइक्रोपस जिसे कंगारू बोलते हैं, ट्यूरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ब्लैंटू पेट्रा जिसे ब्लू व्हेल कहते हैं, पैंथेरा टाइगर, पैंथेरा लीव जिसे लायन बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल डिवीजन विच क्रोमोजोमल बिहेवियर टेक प्लेस एट द लेप्टोटीन स्टेज। कोशिका विभाजन के संदर्भ में लेप्टोटीन अवस्था में कौन सा गुणसूत्र व्यवहार होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रोमोजोम बिगिन टू कंडेंस। तो यहाँ पे लिप्टोटीन स्टेज के बारे में पूछा गया है। तो लिप्टोटीन स्टेज जो होता है वो मियोसिस का होता है। अब यहाँ पे सेल डिवीजन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं माइटोसिस और एक होते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, तो मियोसिस किसके अंडर में होता है, सबसे पहले तो ये देखना है। तो मियोसिस जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसके अंडर होता है, वहाँ पे अगर डिवीजन होगा तो मियोसिस के थ्रू होगा। और जो सोमैटिक सेल होता है यानी कि स्किन का, लिवर का, जो भी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के, उसके अंदर जो सेल होते हैं उसे कहते हैं सोमैटिक सेल, और वहाँ पे सेल का डिवीजन जो होगा वो होगा माइटोसिस के द्वारा। तो सोमैटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, तो सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। तो यहाँ पे 46 जो सेल होते हैं, एक सेल से 2 सेल जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो 46 ही होता है दोनों सेल में। लेकिन जो मियोसिस में सेल का डिवीजन होगा तो यहाँ पे डबल प्रोसेस होता है, 2 स्टेप में सेल का डिवीजन होता है। यहाँ पे एक सेल से 4 सेल बनते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो 23 होता है, लेकिन माइटोसिस में 46 ही होता है। तो इसीलिए जो माइटोसिस होता है उसमें जो पेरेंट सेल होता है और डॉटर सेल जो होते हैं वो दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम्स होता है, वो दोनों डिप्लॉयड ही होते हैं। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें पेरेंट सेल होता है डिप्लॉयड, लेकिन जो डॉटर सेल है वो हैप्लॉयड होता है। इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 23 क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में जो प्रोसेस होता है वो कुछ प्रोसेस होता है जो सेम होता है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस होता है वो सारा दोनों प्रोसेस सेम ही होते हैं। लेकिन जो मियोसिस है उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जो अलग होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो माइटोसिस में क्या होगा कि 2 जो डॉटर सेल बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम ट्रांसफ़र हुआ तो आइडेंटिकल होगा। लेकिन जो मियोसिस होता है वो प्रोड्यूस करते हैं 4 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल, उसमें जो कैरेक्टर होगा डॉटर सेल का और पेरेंट सेल का वो डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या होता है हाफ क्रोमोसोम्स का नंबर ट्रांसफ़र होता है डॉटर सेल में।
तो ये सेल का डिवीजन है, ये माइटोसिस का है और ये मियोसिस का है। आप देख सकते हैं माइटोसिस में एक ही स्टेप में हो गया डिवीजन सेल का, और मियोसिस में पहले फर्स्ट स्टेप हुआ, उसके बाद सेकेंड स्टेप हुआ। तो माइटोसिस में कौन कौन सा प्रोसेस होता है? सबसे पहले इंटरफेज होता है, यहाँ पे सेल प्रिपेयर होते हैं डिवीजन के लिए, और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? तो एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए का बनने का प्रोसेस होता है उसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो इंटरफेज में सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। उसका प्रोफेज है, यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप है जो ब्रेकडाउन होता है। वो ये सारे प्रोसेस को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिगर डाला हुआ है, फोटो डाला हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले तैयार होता है सेल इंटरफेज में, और प्रोफेज में जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद होता है प्रोमेटाफेज, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम से। उसका नेक्स्ट फेज है मेटाफेज, यहाँ पे क्या होता है? जो सेल के अंदर इक्वेटर्स होते हैं वहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइन होता है, अरेंज होता है। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है? जो सिस्टर क्रोमोटिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे को अपोजिट पुल करते हैं, यानी कि जैसे कि ये अरेंज हुआ था पहले, इस तरह का अरेंज हुआ था। अब क्या होगा? जो एनाफेज है उसमें ये जो अरेंज हुआ था वो मेटाफेज में हुआ था। तो ये मेटाफेज में अरेंज हुआ था, इसके बाद हुआ यहाँ पे बनेगा कि ये जो अरेंज हुए थे वो अब यहाँ से क्या होंगे? इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे दोनों। जो सिस्टर क्रोमोटिड्स क्रोमोसोम्स का ही पार्ट होता है, वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद टेलोफेज आएगा, नेक्स्ट फेज। उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स है जो डिकंडेंस होता है, यानी कि पहले क्या क्रोमोसोम्स हुआ था जो कंडेंस हो गया था, जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए थे वो अब क्या होंगे? डिकंडेंस हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है जो फिर से रिफॉर्म हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस हो जाएगा साइटोकाइनेसिस का, जिसमें कि जो इस तरह से दो सेल इस तरह से बने थे वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, डिवाइड होकर दो सेल बना लेंगे। तो इस तरह का ये प्रोसेस हो जाता है माइटोसिस का। उसके बाद मियोसिस का देख लेते हैं। तो मियोसिस का जो इंटरफेज होता है उसमें उसके अंडर में 3 फेज आते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 में सेल ग्रोथ करता है और नॉर्मल फंक्शन ही परफॉर्म करता है। उसके बाद S फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है और डॉटर सेल को इंश्योर किया जाता है कि वो उसमें कंप्लीट क्रोमोसोम्स वो रिसीव कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद G2 फेज है, उसमें क्या होता है? सेल प्रिपेयर होता है माइटोसिस के लिए, क्योंकि मियोसिस में भी क्या होता है? माइटोसिस के जैसा ही प्रोसेस होता है, इसीलिए सेल को प्रिपेयर किया जाता है माइटोसिस के लिए। और इसमें प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है और ऑर्गेनल्स को डिवीजन के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 भी एक कॉम्प्लेक्स फेज ही है। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस, और सभी में अलग अलग क्रोमोसोम्स इवेंट होते हैं। तो ये जो फोटो मैंने लगाया है इसमें मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसका सारा यहाँ पे देख सकते हैं फेज है: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस। तो लिप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स कंडेंस होता है और बिकम विजिबल। तो एक्चुअली में क्रोमोसोम्स होते हैं जो बहुत थिन होते हैं, वो विजिबल नहीं होते, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी थिक हो जाते हैं, वो दिखने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हर क्रोमोसोम्स है वो एक सिंगल थ्रेड जैसा वो दिखना शुरू हो जाता है। तो ये देख सकते हैं लिप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो गया? कंडेंस हो गया। उसके बाद है जाइगोटीन में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हैं उसमें क्या होता है? सिनेप्सिस होता है और वो बाइवैलेंट बनाते हैं, जिसमें कि उसमें क्या होता है? विथ साइनोपेटोनिमल कॉम्प्लेक्स उसमें फॉर्म होता है, जो कि होल्ड करके रखता है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को। तो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि दोनों सिमिलर क्रोमोसोम्स है, सेम जीन जिसमें कंटेंट करता है उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्योंकि एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम्स है तो उसमें जीन सेम होगा, तो इसमें क्या है? वो दोनों होमोलोगस हो जाएगा। अब होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स था दोनों वो सेपरेट था, जो अब क्या हो गया? साथ में
आ गया, पेयर बना लिया, जिसे बाइवैलेंट कहते हैं। जाइगोटिन में होता है सिनेप्सिस, यानी पेयर अप करते हैं और बाइवैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जो जिसमें कि एक दूसरे को होल्ड करके उस तरह से पेयर करके बनाकर रखते हैं। उसके बाद है पैकेटिन, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसे एक्सचेंज करने का काम होता है, जो कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके अंदर में होता है। तो जैसे कि ये एक क्रोमोसोम्स है और ये एक दूसरा क्रोमोसोम्स है, तो दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, होमोलोगस ही हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही सेल के अंदर में है। लेकिन जो इसमें क्रोमेटिड्स है वो नॉन सिस्टर है, यानी ये इसका अलग क्रोमेटिड्स होगा, ये क्रोमोसोम्स का अलग क्रोमेटिड्स होगा। तो ये दोनों जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा पैकेटिन में। तो पैकेटिन में देख सकते हैं कि दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे पे क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, एक दूसरे पे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है पैकेटिन में। उसके बाद है डिप्लोटिन, यहाँ पे क्या होता है, जो साइनोपैटोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो रिमेन अटैच्ड ही रहते हैं। वो कैसे अटैच्ड रहते हैं, चेस्टमाटा जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है उससे अटैच्ड रहते हैं। तो देख सकते हैं डिप्लोटिन में कि क्या हो गया, क्रोमोसोम्स से सेपरेट हो गए, लेकिन जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था जिसे चेस्टमाटा बोलते हैं वो दोनों अटैच्ड हैं अभी भी। और ये सेपरेट कब होते हैं, डाइकाइनेसिस होता है उस टाइम ये सेपरेट होते हैं। देख सकते हैं सेपरेट होने के बाद इसका जो कुछ पार्ट है वो इस पे आ गया पिंक वाले पे, और पिंक वाले का कुछ पार्ट ब्लू वाले पे आ गया। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र हो गए। अब और डाइकाइनेसिस क्या है, लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं फर्दर, और चेस्टमाटा होता है जो मोर विजिबल दिखता है, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इस तरह से मेटाफेज के 1 के लिए ये प्रिपेयर हो जाते हैं। और ये प्रोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद जो ऊपर मैंने बताया माइटोसिस का जो प्रोसेस था आगे का, वो सारे सेम ही होते हैं मियोसिस में। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था माइटोसिस में तो इंटरफेज प्रोफेज, तो इंटरफेज प्रोफेज तो कंप्लीट हो गया मियोसिस में, दोनों में बहुत सारे फेज थे वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो प्रो मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, साइटोकिनेसिस है, ये सारे मियोसिस में भी उसी तरह से सेम होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग द न्यूक्लियस। हिंट में दिया गया है फिगर को, इसे पहचानना है कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने नाभिक के आसपास जालीदार संरचनाओं का अवलोकन किया। ये किसका स्ट्रक्चर है, गोल्गी अपैरेटस का है, और इसे डिस्कवर किया, इसे ऑब्जर्व किया किसने, कैमेलियो गोल्गी ने, इसलिए इसका नाम पड़ा गोल्गी अपैरेटस। तो अब हम लोग यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसके बाद है राइबोसोम है ये, इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है। ये सारे स्ट्रक्चर को आप लोग को ध्यान से देखना है और याद रखना है। ये वैक्यूल, उसके माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके बाद ये ग्रीन वाला क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एप्स बर्ड्स क्लास। निम्नलिखित में से कौन एप्स पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोपस, ये एक बर्ड्स नहीं है। तो ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस में नेम दिए गए हैं वो थोड़े अजीब से नेम है, तो इसे आप इसके नेम से आप नहीं पता कर पाएंगे कि ये बर्ड्स हैं कि नहीं, तो इसे आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट कॉजेज क्रैक्स, क्रस्टिंग एंड स्केलिंग ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ विटामिन B2 डिफिशियंसी। सूजन संबंधी स्थिति का नाम क्या है जो मुंह में विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह में कोनों पर दरारें, क्रस्टिंग और स्केलिंग का कारण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चेलियोसिस जो होते हैं डिजीज, उसमें क्या होता है, माउथ के कॉर्नर पे स्केलिंग, क्रस्टिंग और क्रैक्स आ जाते हैं जो कि विटामिन B2 के डिफिशियंसी से होता है। तो ये जो चिलोसिस है
वो क्या होता है, ये एक एंगुलर चिलिटिसिस होता है, इसे एंगुलर स्टोमाटिसिस भी बोलते हैं। और ये कंडीशन होता है कब, जब माउथ के कॉर्नर पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्रैकिंग हो जाता है कॉर्नर पे, तब इस डिजीज को बोलते हैं चेल्युलोसिस। इसका कॉज क्या होता है, तो ये राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी के कारण होता है, यानी विटामिन B2 के डिफिशियंसी के कारण होता है। और ये कभी कभी आयरन की डिफिशियंसी से भी हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, और इन्फेक्शंस कुछ अलग टाइप के इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, और सन के एक्सपोजर से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मैच द पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विथ दोज अंडर कॉलम बी। कॉलम ए में डिजीज का नाम दिया गया है, कॉलम बी में ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में दिया गया है। कॉलम ए में है मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड और कोलेरा, इसे मैच करना है ऑर्गेनिजम से। तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ए का डी हो जाएगा, 2 का सी है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टाइपिंग इधर है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। तो 2 का सी यानी ये सही था। डायरिया जो रोटावायरस के कारण होता है। 3 का टाइफाइड है, वो किसके कारण, सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, यानी बी हो जाएगा। 4 कोलेरा जो विब्रियो कोलेरी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का डी। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, डायरिया रोटावायरस के कारण होता है, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, और कोलेरा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन डिजीज का है, और डिजीज के वीडियो को आप साइंस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच एसेंशियल अमाइनो एसिड इनहेंसेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कौन सा आवश्यक अमाइनो एसिड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाइसिन। तो हम लोग जो भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उसे देखेंगे। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो ह्यूमन बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते, ये डाइट के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। कौन कौन से? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथायोनाइन, फेनाइल एलेनिन, थेरोइन, ट्रिप्टोफैन और वेलाइन। तो ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो क्रूशियल हैं हम लोगों के बॉडी फंक्शन के लिए। और ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, टिश्यू को रिपेयर करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। तो जितने भी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है उसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्टिडीन, ये क्या करता है? ये इम्पॉर्टेंट है इम्यून फंक्शन के लिए और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए और एनर्जी रेगुलेशन के लिए। आइसोल्यूसिन है जो क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, वुंड हीलिंग को स्टिमुलेट करता है और ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है ल्यूसीन, ये क्या करता है? नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन करता है। सेरोटोनिन का ये प्रीकर्सर होता है, यानी ल्यूसीन है जो बाद में सेरोटीन में कन्वर्ट होता है हम लोग के बॉडी में। और ये एपेटाइट को रेगुलेट करता है, स्लीप, मूड सभी को ये रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद है लाइसिन, ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, हार्मोन एंजाइम का प्रोडक्शन करता है और कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिथायोनाइन, ये टिश्यू ग्रोथ को प्रमोट करता है और मिनरल्स जैसे कि जिंक और सेलेनियम ये सब का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद है फेनाइल एलेनिन, ये क्या करता है? बहुत वेरियस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करता है और डोपामाइन और नोरपाइनफ्राइन जिसमें इंक्लूडेड है। और इसमें क्या करता है? प्रोटीन और एंजाइम्स का जो फंक्शन होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है थ्रियोनाइन, ये कोलेजन और इलास्टिन का जो प्रोडक्शन है उसे सपोर्ट करता है प्रोड्यूस होने में, और ये जो फैट्स हैं उसका ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन, ये मेंटेन करता है नाइट्रोजन बैलेंस को बॉडी में और न्यूरोट्रांसमीटर जो सेरोटोनिन है उसे प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और स्लीप को, एपेटाइट को और मूड को रेगुलेट करता है। और लास्ट है वेलाइन, ये मसल्स ग्रोथ को प्रमोट करता है, रिजेनरेशन को प्रमोट करता है और ये एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ बीटरूट। चुकंदर के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेटानीन।
तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो कलर्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट के कारण होते हैं, जिसमें फर्स्ट पिगमेंट है क्लोरोफिल, इसके कारण ग्रीन कलर होता है। इसका सब टाइप होता है क्लोरोफिल ए, जिसके कारण ब्लू ग्रीन कलर होता है, और क्लोरोफिल बी जिसके कारण येलो ग्रीन कलर होता है। एग्जाम्पल है स्पिनिच, ब्रोकली, लेट्यूस और मेनी अदर ग्रीन लीफी ग्रीन्स, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पिगमेंट कैरोटेनॉइड्स, इसके कारण कलर होता है येलो, ऑरेंज और रेड। और इसका सब टाइप होता है कैरोटीन, जिसके कारण जिसका एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन, इसके कारण ऑरेंज कलर होता है। अल्फा कैरोटीन, जिसके कारण ऑरेंज कलर होता है, एक्सेट्रा। उसके बाद है लाइकोपिन, इसके कारण रेड कलर होता है टोमेटोज का, वाटरमेलन का। और उसके बाद है ल्यूटीन, इसके कारण येलो कलर होता है, जो कि एग योग का कलर होता है। इसका एग्जाम्पल है कैरोट, ऑरेंज, पीपर्स, टोमेटोज, मेनी अदर ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद थर्ड पिगमेंट है फ्लेवोनॉइड्स, इसके कारण रेड, ब्लू, पर्पल और समटाइम्स येलो कलर होता है। इसका सब टाइप्स है एंथोसाइनेंस, जिसके कारण रेड, पर्पल और ब्लू, जिसमें कि रेड, पर्पल और ब्लू पिगमेंट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है बेरीज, प्लम्स और रेड कैबेज। और है एंथोजेंथिन्स, जिसके कारण येलो और वाइट पिगमेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट्स एंड अनियंस। और इसमें ओवरऑल एग्जांपल देखेंगे तो बेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, पर्पल कैबेज और सिट्रस फ्रूट है। उसके बाद फोर्थ पिगमेंट है बेटा लेंस, जिसके कारण कलर होता है रेड, येलो, पर्पल। इसका सब टाइप है बेटा साइनिन्स, जिसके कारण रेड, पर्पल कलर होता है। और एक इसका और सब टाइप्स है बेटा जैंथिन्स, जिसके कारण येलो कलर होता है। इसका एग्जांपल होता है बीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 आइसोगैमस एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। यानी स्पाइरोगैरा का जो गैमेट होते हैं वो आइसोगैमस होते हैं, मेल और फीमेल, और उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। तो स्पाइरोगैरा, जिसका एग्जाम्पल होता है एल्गी, इसे क्लासिफाइड किया गया ग्रीन एल्गी में। और इसमें क्या ये मेंबर होते हैं क्लोरोफाइटा डिवीजन के। इसके बाद इसमें गैमेट कैसा होता है, तो गैमेट होता है नॉन मोटाइल, यानी वो मूव नहीं करता, और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। फ्लैजिला मैंने बताया था कि ये सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, वो स्ट्रक्चर इसमें नहीं प्रेजेंट होता, और इसीलिए इसे नाम दिया जाता है एपेलोनोगैमेट्स। इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कैसा होता है, आइसोगैमस होता है। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि गैमेट्स हैं जो फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ। वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, साइज और अपीयरेंस होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है, इसलिए उसे बोला जाता है आइसोगैमस। अब हम लोग और भी अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट्स को देख लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो एनिमल्स में होते हैं, मेल पार्ट को कहते हैं स्पर्म और फीमेल पार्ट को कहते हैं एग्स। प्लांट्स में क्या होते हैं, मेल गैमेट को कहते हैं पोलन, फीमेल गैमेट को कहते हैं एग्स। फंजाई में क्या होते हैं, तो फंजाई में स्पोर्स होता है जिसमें कि स्पोर जर्मिनेशन में हेल्प करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है, और इसे कंसीडर किया जाता है गैमेट्स के जैसा किसी स्पीसीज में। एल्गी में क्या होता है, तो इसमें गैमेट्स जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों सिमिलर साइज के होते हैं, और ये क्या होता है, इसका जो मेल और फीमेल गैमेट्स होता है एल्गी में कुछ होते हैं, उसमें गैमेट्स मेल फीमेल जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट भी होते हैं। तो कुछ में सेम होते हैं, कुछ में डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और जो फीमेल गैमेट होता है वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है। तो स्पाइरोगैरा भी किस में आता है, इसका भी एग्जांपल होता है वो एल्गी में आता है, और उसमें जो गैमेट्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए बोलते हैं आइसोगैमस। लेकिन कुछ एल्गी होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, जिसमें फीमेल पार्ट होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और लार्जर होता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया टोटल बायोलॉजी के 51 क्वेश्चंस को विथ कंप्लीट डिटेल्स। तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।